हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। यहाँ पर पुलिस ऑफिसर विराट को दिखाया जाता है जो सांग के घर पर पहुंचा हुआ था और साथ ही वो उन बंदों को वहाँ पर लेकर गया था जिनको उसने अरेस्ट किया था। यहाँ पर वो सांग से कहता है, मैं और ज़्यादा तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता हूँ। आए दिन किसी न किसी रीज़न की वजह से तुम्हारे बंदे हमेशा मेरे लॉकअप में आते रहते हैं। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता हूँ। मैं जहाँ तक कोशिश कर रहा हूँ मैं तुम्हें बचा रहा हूँ, लेकिन शायद आगे मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता हूँ और ना ही तुम्हें बचा पाऊँगा। तो इसी वजह से ज़रा इल्लीगल काम को संभाल के करो। और तुम्हें मालूम है ना कि तुम्हारा पाला पात से पड़ा है। पात कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं है, तो ज़रा संभल करके इलीगल काम करो। और हाँ, मैंने इस रीज़न से इन बंदों को छोड़ दिया ये कहते हुए कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन कब तक मैं ये सब कर पाऊँगा मुझे भी आइडिया नहीं है। अगले सीन में दिखाया जाता है रोज़ाना को, जो कि जैसा तैसा करके घर वापस पहुँच जाती है, लेकिन रात काफ़ी हो चुकी थी। छाया उसे बताती है कि उसके डैड का कॉल आया था, लेकिन उस वक्त वो घर पर नहीं थी, इसी वजह से कॉल को कट कर दिया गया। आगे रोज़ाना बहुत ही ज़्यादा खुश थी। वो अपने डैड से बात करती है, जहाँ पर उसके डैड सबसे पहले तो पूछते हैं कि क्या वो वहाँ पर खुश है पात के साथ। रोज़ाना कैसे बताए अपने डैड को कि यहाँ पर उसके साथ कितनी ज़्यादती हो रही है। खैर, फिर भी वो झूठी स्माइल करते हुए अपने डैड को बता देती है कि डैड, सब कुछ यहाँ पर ठीक है। पात मेरा बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखता है, इतना ज़्यादा कि शायद आपने भी कभी नहीं रखा होगा। तो इसी वजह से मेरी तरफ से बेफिक्र हो जाइए, मैं बिल्कुल ठीक ठाक और बहुत अच्छे से हूँ। डैड रोज़ाना को थैंक्स बोलते हैं कि उसने हॉस्पिटल का बिल पे कर दिया। रोज़ाना को लग रहा था कि हॉस्पिटल का बिल किसी और ने नहीं बल्कि पूरब ने पे किया है। इसी वजह से वो पूरब के पास कॉल करती है उसे थैंक्स बोलने के लिए, लेकिन पूरब कॉल रिसीव नहीं करता है, जिसकी वजह से वो वॉइस मैसेज भेज देती है पूरब को थैंक्स बोलते हुए कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरे डैड के लिए जो कुछ भी किया, लेकिन पास्ट में हमारे बीच में जो कुछ भी था उन सबको भूल करके अपने लाइफ में आगे बढ़ो, क्योंकि ज़िंदगी में आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये सारी बातें सुन रहा होता है पात, और उसी वक्त काफ़ी जेलसी फील हो रही थी जब रोज़ाना पूरब से बात कर रही थी। अगले सीन में दिखाया जाता है रोज़ाना को, जो कि किचन में गई हुई थी। वो काढ़ा बना रही होती है पात के लिए, क्योंकि पास्ट में पात जब फाइट कर रहा था तो उसके हाथों पे चोट लग चुकी थी, और यहाँ पर रोज़ाना उसके लिए काढ़ा बनाकर बड़े प्यार से उसे लेकर के जाती है, जहाँ पर पात अपनी चाय पत्तियों के बारे में टेस्टिंग कर रहा होता है। तब रोज़ाना उसके पास जाती है और उसे काढ़ा देते हुए कहती है कि तुम्हारे लिए बनाया है, इसे पी लो, हो सकता है तुम्हारा दर्द थोड़ा सा कम हो जाए। जिस पर पात कहता है, क्या मैंने तुमसे कहा था कि मेरे लिए ये सब बना के लेकर आओ? मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, मेरे लिए मेरी टी ही काफ़ी है। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें सजेस्ट कर सकता हूँ, ये काढ़ा अगर तुम पूरब को ले जाकर दोगी तो हो सकता है तुम्हारे लिए उसकी कड़वाहट थोड़ी सी कम हो जाए। जिसकी वजह से अब यहाँ पर रोज़ाना को काफ़ी बुरा लगता है। वो पात से कहती है, तुम इस तरह बीच में पूरब को क्यों लेकर के आ रहे हो? जिस पर पात कहने लगता है, तुम बात कर सकती हो और मैं उसका नाम भी बीच में नहीं लेकर आ सकता हूँ? सच में कितनी लालची हो, पैसों के लिए तुम क्या क्या कर रही हो, तुम्हें कुछ भी आइडिया नहीं है। जिसकी वजह से रोज़ाना को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। वो काढ़ा उसके ऊपर फेंकने लगती है, जिस पर पात कहता है, देखो एक मिनट, इसे तो बिल्कुल भी फेंकना नहीं, मैं इस वक्त नहाना नहीं चाह रहा हूँ, रात काफ़ी हो चुकी है। जिस पर रोज़ाना स्माइल करती है और पास में रखा हुआ वास उठा लेती है। तो पात उसे कहता है, इस वास को वहीं पर रख दो जहाँ पर था, इसे मैं दूसरी कंट्री से लेकर आया था, ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती है, इसी वजह से उसे एक भी खरोच नहीं आनी चाहिए। जिस पर रोज़ाना उसे डराने लगती है कि वो ये वास को तोड़ देगी। पात वॉस को बचाने के चक्कर में वो रोज़ाना के कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ जाता है। तभी वहाँ पर बंटी की एंट्री होती है। बंटी उन दोनों को देख करके सॉरी बोलता है, सॉरी, मैं गलत टाइम पर आ गया, मैं अभी जा रहा हूँ, आप लोग कंटिन्यू करो। जिसकी वजह से रोज़ाना वहाँ से चली जाती है। बंटी पात से कहता है, सर मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि आप दोनों के बीच में ये सब चल रहा है। बंटी मौके का फ़ायदा उठाते हुए पात की टांग की खिंचाई कर रहा था, जिस पर पात बंटी को वार्न करता है कि अगर उसने दोबारा एक भी शब्द अपने मुँह से निकाला तो वो हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चला जाएगा, उसे इस जॉब से फायर कर दिया जाएगा। जिस पर बंटी अपने मुंह को बंद कर लेता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ऑफिसर विराट को, जो कि पास से मिलने के लिए आया था उन बंदों के रिलेटेड। वो उसे बताता है कि उन बंदों के खिलाफ उसके पास कोई सबूत नहीं था, जिसकी वजह से उसे उन लोगों को छोड़ना पड़ा। अब यहाँ पर पात को दिखाया जाता है, उसे तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि विराट किस टाइप का है, इसी वजह से वो उसकी बातों पर ट्रस्ट कर रहा होता है। आगे वो रोज़ाना को आवाज़ देता है कि वो विराट के लिए चाय लेकर आए। रोज़ाना चाय लेकर आ रही होती है। उसे विराट के सामने आने में बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था, क्योंकि विराट उसी नज़रों से उसे देख ही रहा होता है। विराट पात से, ये लड़की कौन है? इससे पहले तो यहाँ पर इसे कभी नहीं देखा।
जिस पर पात बताने लगता है, एक्चुअली तुमने इस लड़की को इस वजह से नहीं देखा होगा क्योंकि ये इससे पहले यहाँ पर आई ही नहीं थी। एक्चुअली इसके घर वालों ने कुछ ज़्यादा ही पैसे कर्ज में ले लिए हैं। अब वो कर्ज पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो बदले में इसे भेजा है एज अ सर्वेंट, और ये यहाँ की नौकरानी है, बस काम करने के लिए आई है। ये सुनते ही रोज़ाना को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि पात उसकी इस तरीके से इंसल्ट कर रहा है, वो भी विराट के सामने। आगे रोज़ाना को दिखाया जाता है जो कप में टी को सर्व करी होती है, और यहाँ पर विराट की नज़रें तो बस रोज़ाना से हटने का नाम ही नहीं ले रही होती है, बस वो रोज़ाना को ही घूरे चाह रहा होता है। आगे रोज़ाना को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, वो अकेले में आकर के रोने लगती है कि आखिर लोग उसके साथ इस तरह से कैसे बर्ताव कर रहे हैं। वो हिम्मत बनाकर वापस जा ही रही होती है, तभी ऑफिसर विराट बाहर आ जाता है और यहाँ पर वो रोज़ाना से कहता है, वो अच्छा तो मैं समझ गया तुम यहाँ पर सर्वेंट के काम के लिए आई हो। अच्छा एक बात बताओ, तुम 1 नाइट का क्या चार्ज लेती हो? मैं तुम्हें डबल देने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ 1 नाइट के लिए। जिस पर रोज़ाना को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। वो वार्न करती है विराट को कि अगर दोबारा उसने कुछ भी ऐसी वैसी बात कही तो वो शोर मचा देगी। विराट कहता है शोर मचाओ, और ये कहते हुए उसके साथ बदतमीज़ी और फ्लर्टिंग दोनों ही स्टार्ट कर देता है। रोज़ाना अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन विराट तो उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा होता है। उसकी नीयत बस फिसल ही जाती है जब वो रोज़ाना को देखता है, और यहाँ वो रोज़ाना के साथ बहुत ही बुरी तरीके से बात करता है और उसके साथ बदतमीज़ी भी करने लगता है। रोज़ाना अपने आप को उससे छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन नाकाम रहती है। पात भी विराट को देख लेता है कि वो रोज़ाना के साथ बदतमीज़ी कर रहा है। वो फ़ौरन दौड़ करके रोज़ाना की हेल्प करने के लिए आ रहा था, लेकिन उससे पहले वहाँ पर एंट्री हो जाती है वीर की। वीर अच्छी खासी धुलाई करता है विराट की और उसे वार्न करता है कि दोबारा अगर उसने रोज़ाना के साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश भी की या उसके आसपास भी वो नज़र आया तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा होएगा। रोज़ाना डरी थी, वो बस पीछे खड़ी होकर रो रही होती है, और ये सब करते हुए जब पात देखता है तो अपसेट होकर के वो वहाँ से चला जाता है बगैर रोज़ाना की हेल्प किए। आगे रोज़ाना बहुत बुरी तरीके से डरी हुई थी। वीर उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो न डरे, इस वक्त विराट यहाँ से जा चुका है। पात बाहर तो आ जाता है, लेकिन दिलो दिमाग सिर्फ और सिर्फ रोज़ाना की साइड पर लगा हुआ था। तब वहाँ पर वीर की एंट्री होती है। वीर सब कुछ बता देता है कि विराट कितना घटिया टाइप का लड़का है। वो आकर के रोज़ाना के साथ बदतमीज़ी कर रहा था, तब उसने उसकी अच्छी खासी पिटाई की थी। भी बता देता है कि वो रोज़ाना को लाइक करता है और बहुत जल्द वो उसे प्रपोज करने वाला है। इसमें वो पात की भी हेल्प की डिमांड करता है, जिस पर पात मना कर देता है। पात यहाँ पर रोज़ाना के बारे में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं बताता है कि वो दोनों ऑलरेडी मैरिड हैं। अब वीर को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि पात और रोज़ाना की शादी हो चुकी है। इसी वजह से वो उसे सजेस्ट करता है कि एक बार जा करके उसे रोज़ाना से मिलना चाहिए। इस वक्त वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट है। वीर के समझाने के बाद पात डिसाइड करता है कि वो रोज़ाना से मिलने के लिए जाएगा। आगे रोज़ाना रो रही होती है अपनी किस्मत पर कि उसकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है। हर कोई बस उसे गंदी नज़रों से देख रहे हैं और लोग तो बस उसे टॉर्चर करने के लिए यहाँ पर लेकर आए हैं। वो रो रही होती है, पात उसके पास आता है, वो उसे कुछ बोल पाता रोज़ाना समझ जाती है और पात को एक थप्पड़ जड़ देती है, ये कहते हुए, मैंने तुम्हें देखा था, तुमसे क्या उम्मीद थी मेरी? क्या तुम मेरी हेल्प के लिए वहाँ पर नहीं आ सकते थे? मैंने तुम्हें देखा था, लेकिन तुम फिर भी मेरी हेल्प के लिए नहीं आए। क्यों ऐसा? क्या मैं तुमसे किसी भी चीज़ की अच्छी एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकती हूँ? शायद मेरी ही गलती है। मैंने अच्छा सोचने की गलती जो की कि तुम जैसे बंदे कुछ अच्छा कर सकते हो जिनका हार्ट ऑलरेडी पत्थर का है। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आ गया जो मैं तुम्हें अच्छा समझने लगी थी, लेकिन नहीं, तुम बहुत ही वाहियात किस्म के हो, किसी डेवल से कम नहीं हो। आए दिन मुझे टॉर्चर करते रहते हो। मैंने बस क्या चाहा था? कुछ भी तो नहीं। मेरी गलती क्या थी? कुछ नहीं थी, लेकिन फिर भी तुमने मुझसे ज़बरदस्ती शादी की, मुझे यहाँ पर लेकर आए, इतना टॉर्चर कर रहे हो। कोई बात नहीं, सभी लोगों ने तो मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाया, अगर तुम भी उठा लोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये कहते हुए रोते हुए चली जाती है। पात को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि उसे उस वक्त रोज़ाना की हेल्प कर देनी चाहिए। आगे रोज़ाना को दिखाया जाता है जो अपने रूम में बैठी थी, बहुत ही ज़्यादा अपसेट थी, साथ ही वो रो भी रही होती है। आज वो अपने डैड को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही थी कि अगर आज मेरे डैड होते तो वो ज़रूर मेरे पास होते, जिनके कंधे पर मैं सर रख कर के रो तो सकती थी। सुबह से शाम से रात हो चुकी थी, लेकिन अभी भी रोज़ाना का रोना बंद नहीं हुआ था। रोते रोते वो सो जाती है और नेक्स्ट मॉर्निंग आंट प्रज्ञा को दिखाया जाता है जो कि उसे उठाने के लिए आती है और ये कहती है कि और वो कब तक सोती रहेगी। खैर यहाँ पर दिखाया जाता है प्रज्ञा आंट को, जब उन्हें मालूम पड़ता है कि रोज़ाना के हाथ में चोट लगी है, तब वो उसकी केयरिंग करने लगती हैं और पास में रखे वो ऑयल से उसके हाथों की अच्छी खासी मसाज भी करती हैं, ये कहते हुए, फिक्र मत करो, ये सब मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं कह रही हूँ, बॉस का ऑर्डर है, बस इसी वजह से तुम्हें ला करके दिया है, अदरवाइज़ तुम्हारे हाथों में मैं तेल कभी ना लगाऊं। नेक्स्ट मॉर्निंग पात अपने गोदाम पर गया हुआ था क्योंकि उसे किसी चीज़ की डिलीवरी करनी थी। वो सारा हिसाब किताब देख रहा होता है, तब वहाँ पर गाँव की एंट्री होती है जो कि अपने सारे फाइटर फ्रेंड्स के साथ आया हुआ था। वो यहाँ पर सबसे पहले तो पात से सॉरी बोलता है पास्ट में होने वाली गलती के लिए और ये भी कहता है कि वो सुधर गया,
इसी वजह से वो उसकी कंपनी को ज्वाइन करना चाह रहा है। पात बिना टाइम वेस्ट किए वो गाँव को अपनी कंपनी में रख लेता है। वो उसे सारे काम को समझा देता है और उसे काम करने के लिए कह देता है। अब यहाँ पर गाँव को दिखाया जाता है। क्या सच में वो सुधर गया या इसमें भी उसकी कोई चाल है? बंटी पात को अलर्ट करता है कि उसे इस तरह से गाँव पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी पहले भी उसने उनके फील्ड में इलीगल काम को किया है। लेकिन पात का कहना रहता है कि इस बार वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि मैं नज़र रखने वाला हूँ इस पर। नाइट में पात की नज़र जब रोज़ाना पे पड़ती है, रोज़ाना यहाँ पर छाया से टी की डिमांड करी होती है कि क्या वो उसके लिए टी बना देगी, हो सकता है इससे उसका पेन कम हो जाए। जिस पर छाया कहती है, क्या सच में टी पीने से हेडेक कम होता है और तुम्हारे हाथों का दर्द भी गायब हो जाएगा? जिस पर यहाँ पर रोज़ाना उसे टी के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि टी की वजह से बहुत सारी चीज़ें होती है। और इस तरह से उसे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हुए देख करके बाजू में खड़ा पात तो शॉक में था कि क्या सच में इस लड़की को इतनी इन्फॉर्मेशन है टी और चाय पत्तियों के रिलेटेड। फिर यहाँ पर वो अंदर जाता है और रोज़ाना से कहता है कि वो उसके लिए टी बनाएगी, जबकि रोज़ाना के हाथों में चोट लगी हुई थी। लेकिन पात के फोर्स करने की वजह से छाया को वहाँ से जाना पड़ता है और रोज़ाना को पात के लिए टी बनानी पड़ती है। लेकिन टी बनाने से पहले वो पूरा का पूरा सामान लेकर के बाहर जाती है। ठंड काफ़ी थी, इसी वजह से पात उसे शॉल देता है ये कहते हुए कि इसे ओढ़ लो, हो सकता है इससे तुम्हें ठंड ना लगे। आगे दिखाया जाता है पात बैठा हुआ था। रोज़ाना पात के लिए टी बना रही होती है। वो बहुत बार टी बनाती है, लेकिन हर बार पात कोई ना कोई बहाना बना देता है। इस बार तुमने शुगर कम डाला है, इस बार तुमने चाय पत्ती कम डाली है, इस बार तो तुमने अदरक डाला ही नहीं। खैर बहुत सारी कमियां निकालता है वो उसकी टी में और टी को नहीं पीता है। अब ऐसा ऐसा करते करते पानी पूरा फिनिश हो जाता है, जिसकी वजह से अब रोज़ाना को दूसरा पानी लेने की ज़रूरत पड़ी थी। इसी वजह से वो किचन में जाती है दूसरा पानी लाने के लिए, लेकिन इस बार वह अपना माइंड यूज़ करते हुए उस पानी में बहुत सारा सॉल्ट मिला देती है और उसके बाद बड़े ही प्यार से पानी लेकर आती है। देन उसके बाद वो चाय बनाती है और इस वक्त पात तो बस रोज़ाना को देखे जा रहा होता है। हर बार जब रोज़ाना चाय अच्छी बनाती थी तो पात कोई ना कोई बहाना बना देता था और इस बार सॉल्ट वाला टी वो बहुत ही अच्छे से पी रहा होता है। जब उसे टेस्ट का पता चलता है कि ये तो पूरा सॉल्टी है तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा लगता है रोज़ाना पे और उस पर भड़क पड़ता है। ये सब तुमने किया, किसने कहा था करने के लिए? अगर तुम्हें टी बनाने नहीं आती है तो साफ साफ कह दिया होता कि नहीं बनानी आती है। इस तरह मुझे सॉल्ट पिलाने की क्या ज़रूरत है? क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? जिस पर रोज़ाना कहती है, मैं भला तुम्हें क्यों मारने लगूंगी? हर बार तुम्हें अच्छी टी बना कर दी तो तुम्हें बहुत सारी कमियां नज़र आ रही थी और इस बार सॉल्ट टी बिना किसी कमियों के तुमने सारा का सारा पी लिया। इसमें गलती तुम्हारी है, मेरी नहीं। वो जाने लगती है वहाँ पर से, जिस पर पात उसे रोकता है। अरे अरे जा कहाँ रही हो? 1 मिनट टी बनाने का मेथड तो सीखते जाओ। और ये कहते हुए वो रोज़ाना के वहीं पर बिठा लेता है और उसे टी बनाने के बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि अच्छी टी कैसे बनती है। पात जब टी बना रहा था तब रोज़ाना का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ पात पर था। आगे पात उसे टी ट्राई करने के लिए देता है। जब रोज़ाना टी को ट्राई करती है तो उसकी स्मेल में ही वो मदहोशी हो जाती है। वो बस स्मेल को सूंघने लगती है और उसके बाद ड्रिंक करने लगती है। पात नोटिस करता है कि उसके हाथों से बनाई हुई टी रोज़ाना को ज़्यादा ही इंजॉय कर रही है। उसकी जेलसी और लेवल की बढ़ जाती है कि भला अब तक उसने उसे हर्ट क्यों नहीं किया। और फिर क्या, पात वापस से अपनी कड़वी ज़बान का यूज़ करता है और यहाँ पर वो रोज़ाना को काफ़ी हर्ट भी करता है। रोज़ाना रोती है और अगली सीन में एक नई लड़की की एंट्री को दिखाया जाता है जिसका नाम उरात है। उरात सेंग की ही बेटी है। उरात एक एक्ट्रेस भी है, साथ ही मॉडर्न भी है। इसी वजह से आए दिन किसी न किसी फिल्म या किसी न किसी एडवर्टाइजमेंट के लिए वो बाहर रहती है। बहुत कम टाइम होता है जब वो अपने डैड के साथ रहती है। काफ़ी टाइम बाद वो अपने डैड से मिलने के लिए आई हुई थी। यहाँ पर सेंग अपनी बेटी की खूबसूरती का इस्तेमाल करके पात को अपने जाल में फंसाना चाह रहा था और उसे हर तरह से हराना चाह रहा था। इसी वजह से वो अपनी बेटी उरात से कहता है कि उसे जल्द से जल्द पात से शादी कर लेनी चाहिए। अगले सीन में उरात फुल रेडी शेडी होकर के एक रैली निकालती है, वो भी पात के घर तक आने के लिए। दूर से ही रोज़ाना उसे देख लेती है। रोज़ाना उरात के बारे में पूछने की कोशिश करती है, तब उसे आंट प्रज्ञा के थ्रू मालूम पड़ता है कि उरात कोई और नहीं बल्कि उसके बॉस मतलब कि पात की गर्लफ्रेंड है और यही एक लड़की है जो पात की गर्लफ्रेंड बनी है। बाकी पात ने भी किसी लड़के को भाव नहीं दिया है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड बन सके। आगे उरात को दिखाया जाता है जो आंट प्रज्ञा से पूछ रही होती है कि पात कहाँ पर गया है, जहाँ पर उसे मालूम पड़ता है कि पात इस वक्त फील्ड में गया है। रोज़ाना वहाँ पर न्यू थी। उरात उसके बारे में पूछती है, उसकी खूबसूरती देखती है तो उसे वार्न करती है कि वो पात से ज़रा दूर रहे। जिस पर रोज़ाना का कहना रहता है वो ऐसे लड़कों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, जिसकी वजह से उरात को काफ़ी गुस्सा भी आता है कि वो पात के बारे में इस तरह से बात कैसे कर सकती है।
वो अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देती है कि वो जा करके एक थप्पड़ मारे रोज़ाना को। अब उसकी असिस्टेंट काफ़ी एटीट्यूड में आती है रोज़ाना को थप्पड़ मारने के लिए। वो थप्पड़ मारने के लिए जैसी जाती है, रोज़ाना बैठ जाती है और थप्पड़ किसी और को नहीं बल्कि उरात को ही लगता है। उरात अपनी सर्वेंट को चिल्ला रही होती है। नेक्स्ट सीन में पात जब वापस फील्ड से घर आता है तो उसके सामने बहुत लोग एक साथ खड़े हुए थे। वो उनसे कुछ पूछता लेकिन वो लोग तो उसे बिल्कुल भाव ही नहीं देते। यहाँ पर एक पर्सन को दिखाया जाता है जो पात को वहाँ से जाने के लिए कह देता है, ओहो अभी फील्ड से आए हो, कितनी बदबू आ रही है पसीने से तुम्हारे, तुम यहाँ से जाओ, पहले बात हो लेकर आओ। और वैसे भी तुम हो कौन और तुम हमसे साइड मांगने की क्यों कोशिश कर रहे हो? क्या तुम्हें आइडिया नहीं कि हम कौन है? पात उस पर्सन से कहता है, अपनी बकवास भरी बातें कम करो और साइड में हटो। वो अपनी कैप निकाल करके अंदर जाने लगता है। पीछे से बंटी पात का नाम ले लेता है। तब यहाँ पर उन लोगों को पता चलता है कि जिससे अभी तक वो बहस कर रहे थे वो इसी घर का ओनर है। बेचारा उसके पैरों में गिर कर के माफ़ी मांगने लेता है, प्लीज़ बॉस मुझे माफ़ कर दो, मुझे आइडिया नहीं था कि ये आप हो, आपने पहले क्यों नहीं बताया? अगर आपने पहले बताया होता तो मैं सबको साइड में कर देता। पात अंदर आता है। उरात अपनी ओवर एक्टिंग की दुकान स्टार्ट कर देती है। वो सडनली जाकर के उसे हक कर लेती है और रोने लगती है, तुम्हारी इस सर्वेंट की वजह से मुझे थप्पड़ लगा। तुम्हें मालूम है मेरे डैड ने भी आज तक मुझे प्यार से भी नहीं टच किया और तुम्हारी सर्वेंट की वजह से मुझे थप्पड़ लगा, देखो मेरे चिक पे कितने निशान पड़ गए। खैर यहाँ पर वो थोड़ा सा कूल डाउन होती है और बात पूछने लगता है कि इतने सारे लोग जो बाहर खड़े हैं वो है कौन? तब यहाँ पर उरात बताती है कि एक्चुअली वो मेरे डायरेक्टर हैं और यहाँ पर शूटिंग का काम होने वाला है, बस तुमसे थोड़ी सी परमिशन चाहिए थी और हाँ तुम भी इस शूटिंग में मेरे साथ रहोगे। जिस पर बात मना करता है, नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। तब यहाँ पर रोज़ाना उसे आइडिया देती है कि ये उसकी फील्ड के लिए अच्छा रहेगा, अगर वो एडवर्टाइजमेंट करता है तो इससे उसके फील्ड के बारे में पूरी दुनिया को पता चलेगा और उसका बिजनेस और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकता है। फिर यहाँ पर रोज़ाना का आइडिया पात को तो पसंद आता है लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता है। अगले सीन में फ़ोटोशूट होने वाला था, इसी वजह से उरात अच्छा खासा मेकअप कर रही होती है कि जब भी उसे पात देखे तो उसकी नज़रें बस उसी पर टिके रहे, लेकिन साथ ही उसकी नज़र रोज़ाना पर भी रहती है। इसी वजह से वो रोज़ाना को नीचे दिखाना चाह रही थी, तो इसकी वजह से वो रोज़ाना से हर वो काम करवा रही होती है जो कि एक सर्वेंट करते हैं। वो कभी उससे पानी की ग्लास मंगवाती, कभी ड्रिंक मंगवाती, कभी जूस मंगवाती, मतलब बार बार कुछ ना कुछ मंगवा करके रोज़ाना को परेशान कर रही होती है और उसे रियलाइज़ करवा रही होती है कि वो यहाँ पर एक सर्वेंट है मामूली सी। पात नोटिस करता है कि जब भी वो उरात के साथ रहता है तो रोज़ाना थोड़ी सी अलग सी दिखती है, मतलब उसमें थोड़ी सी जेलसी आ रही होती है और ये चीज़ पात नोटिस कर लेता है। इसी वजह से वो उरात के साथ कुछ ज़्यादा ही चिपक करके फ़ोटोज़ को क्लिक करवा रहा था, लेकिन उसका पूरा माइंड सिर्फ और सिर्फ रोज़ाना की साइड था। रोज़ाना अब यहाँ पर सर्वेंट का काम कर रही होती है, कभी जूस लेकर जाकर देना, कभी पानी देना, कभी ड्रिंक देना, कभी कोल्ड ड्रिंक देना। वो थक चुकी थी। तब वहाँ पर डायरेक्टर आता है और यहाँ पर वो जब रोज़ाना को देखता है तो उसे सजेस्ट करता है कि एक बार उसे भी फ़ोटोशूट करवाना चाहिए। रोज़ाना मना करती है कि वो शायद ये सब नहीं कर पाएगी, लेकिन ज़बरदस्ती उसे ये सब करने के लिए कहा जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है जब रोज़ाना रेडी शेडी होकर के आती है फ़ोटोशूट के लिए, तो बस पात की नज़रें तो उससे हटने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो तो बस रोज़ाना को ही देखे जा रहा होता है और यहाँ पर उरात उसे रियलाइज़ करवाती है कि इस वक्त उरात उसके साथ है। रोज़ाना और पात दोनों का ही फ़ोटोशूट स्टार्ट हो जाता है, लेकिन दोनों के ही पार्टनर अलग अलग रहते हैं। यहाँ पर उरात हर मुमकिन कोशिश करी होती है कि वो पात को अपने प्यार के जाल में फंसा सके, लेकिन फिर भी वो नाकाम रहती है क्योंकि पात का पूरा कंसंट्रेशन था तो सिर्फ और सिर्फ रोज़ाना के साइड पर। आगे वो वहाँ से जाने लगता है, वो बस रोज़ाना को देखे जा रहा है। रोज़ाना भी अपने कपड़ों को चेंज करने के लिए जाती है, तभी डायरेक्टर आ जाता है और रोज़ाना और पात से रिक्वेस्ट करने लगता है, प्लीज़ एक 1 फ़ोटो आप दोनों का लेना चाह रहा हूँ, आप दोनों बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, क्या मैं ले सकता हूँ? जिस पर पात उसे परमिशन दे देता है। खैर यहाँ पर दोनों को दिखाया जाता है दोनों अपना फ़ोटोशूट करवाने के लिए रेडी थे। डायरेक्टर पात और रोज़ाना को गाइड कर रहा होता है कि किस तरह उन्हें पोज देना है और एक दूसरे के साथ थोड़ा सा चिपक कर खड़े रहना है। यहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से खड़े हुए थे और यहाँ पर एक किस भी लेनी थी। दोनों एक दूसरे को किस करने ही वाले रहते हैं। सडनली वहाँ पर उरात पहुँच जाती है। उरात ज़ोर से चिल्लाती है जिसकी वजह से सीन कट हो जाता है और इन दोनों की फ़ोटोज़ को भी क्लिक नहीं किया जाता है। और उस वक्त तो पात को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो करने क्या वाला था। उरात काफ़ी भड़की हुई थी कि पात उस लड़की को किस करने वाला था जो कि एक सर्वेंट है मामूली से। पात उसे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था, वो तो बस फ़ोटोशूट के लिए खड़े थे। यहाँ पर उरात को दिखाया जाता है वो ये जताने में बिल्कुल भी पीछे नहीं रहती है कि पात उसका बॉयफ्रेंड है और कोई भी लड़की उस पर नज़र उठा करके भी ना देखे। खैर अब शूटिंग का काम फिनिश होता है और नए रायते के साथ एक नई सीन को दिखाया जाता है। गांव पर ट्रस्ट करके पात ने सबसे बड़ी गलती की। वो उसी का ही गोदाम जलाने के लिए आया हुआ था। बंटी उसे रोकने की कोशिश करता तो पीछे से वो वार करके उसे वहीं पर बेहोश कर देता है
और साथ ही उसे भी आग में डाल देता है ताकि वो भी जल जाए। पात अपसेट खड़ा रहता है। रोज़ाना को टॉर्चर करते करते कब रोज़ाना के लिए उसके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर्स जगने लगे उसके बारे में उसे भी बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। वो रोज़ाना के बारे में सोच रहा होता है। रोज़ाना आती है और यहाँ पर वो डायरेक्टली पात से डिवोर्स की बातें करने लगती है। वैसे भी हमारा रिश्ता किसी काम का नहीं रह गया है और मुझे नहीं लगता है कि हमें अब एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, तो इसी वजह से मैं तुमसे डिवोर्स चाहती हूँ। मैं अपनी लाइफ को अपनी तरीके से जीना चाहती हूँ। अब ये बात सुनते ही पात को थोड़ा सा धक्का तो लगता है कि आखिर अचानक से क्या हो गया जिसकी वजह से ये यहाँ पर आकर के डिवोर्स की डिमांड कर रही है। वो रीज़न पूछता है, जिस पर रोज़ाना उसे कहती है, एक्चुअली मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, क्या तुम मुझे 10 मिलियन दे सकते हो? अगर तुम दे दो तो बदले में मैं डिवोर्स दे दूँगी। अब वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर सर्वेंट पहुँच जाती है और उन्हें बताती है कि गोदाम में आग लग गई है। सारे लोग अब गोदाम की आग बुझाने में जुट जाते हैं। रोज़ाना और पात भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। पात गोदाम की जितनी चीज़ों को बचा सकता था उसने बचाने की कोशिश की। तब वहाँ पर उसकी नज़र बंटी पर भी पहुँच जाती है जो कि आग में फंसा हुआ था। सारे लोग गोदाम की चीज़ें बाहर निकाल रहे थे और यहाँ पर पात बंटी को सेफली निकाल रहा होता है। सडनली ऊपर से आग गिरती है जिसकी वजह से अब यहाँ पर पात को भी चोट लग जाती है। उसके सर से ब्लड निकलने लगता है। रोज़ाना भी अपनी जान की परवाह न करते हुए फ़ौरन आग में कूद जाती है और यहाँ पर वो पात की हेल्प करती है। पात उस पर चिल्ला रहा होता है कि उसे आग में आने की क्या ज़रूरत थी, उसकी भी जान को खतरा है, वो यहाँ से चली जाए। लेकिन रोज़ाना नहीं जाती है और यहाँ पर वो अपनी हैंकी पात के सर पर बांध देती है जहाँ से उसे ब्लड निकल रहा था। खैर जैसे तैसे करके आग को बुझाया जाता है और यहाँ पर छानबीन होती है। तब पात को मालूम पड़ता है कि आग खुद से नहीं लगी बल्कि आग को लगाई गई, किसी ने जानबूझकर ये सब किया है, जिसकी वजह से पात समझ जाता है कि हो ना हो ये काम किसी और का नहीं बल्कि गांव का है। वो गांव पर गुस्सा करने लगता है कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई। लेकिन यहाँ पर रोज़ाना का कहना रहता है कि वो बिना सबूत के किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकता है। लेकिन पात जो यहाँ पर सोच रहा था सच ही सोच रहा था। नेक्स्ट सीन में पूरब को दिखाया जाता है अपनी ड्यूटी को कंप्लीट करके घर वापस आता है। मॉम बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। पूरब रीज़न पूछता है। मॉम भड़क पड़ती है, क्या मुझे इतना भी जानने का हक नहीं था कि रोज़ाना ने शादी कर ली? आखिर तुमने सच्चाई पता होने के बाद भी मुझे क्यों नहीं बताया? अगर आज रूमी ने नहीं बताया होता तो अभी तक मैं अंधेरे में रहती। अब ये सुनने के बाद पूरब को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि रूमी ने सच्चाई के बारे में सब कुछ बता दिया। रूमी पूरब की बात सुने बगैर ही सडनली उसे हक कर लेती, ये कहते हुए, तुम्हारे प्यार को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अब रोज़ाना अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी है, तुम्हें भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन पूरब का कहना रहता है कि मैं रोज़ाना के अलावा किसी और लड़की को शायद अपनी ज़िंदगी में जगह नहीं दे पाऊँ। मैं तुम्हें भी नहीं दे पाऊँगा। मैं तुमसे कभी नहीं प्यार कर सकता हूँ, इसी वजह से मुझे भूल जाओ। ये कहकर वो अंदर चले जाता है। आगे पूरब अपनी मॉम से माफ़ी मांग रहा होता है कि रोज़ाना के मामले में उसने अपनी मॉम को कुछ भी नहीं बताया। खैर यहाँ पर वो अपनी मॉम को बताता है कि रोज़ाना ने ये शादी जानबूझकर नहीं की है, उसके साथ फोर्स किया गया है। कोई ना कोई तो मजबूरी रही होगी जिसकी वजह से उसने ये शादी की और ये मजबूरी मैं जान कर रहूँगा। रोमी उन दोनों की सारी बातें सुन चुकी थी, इसी वजह से वो खुद से प्रॉमिस करती है, मैं तुम्हें कभी जानने का मौका ही नहीं दूंगी। नेक्स्ट सीन में पात को दिखाया जाता है। अब जबकि उसको मालूम पड़ चुका था कि गोदाम में यूं ही आग नहीं लगी है बल्कि किसी ने आग लगाई है और वो कोई और नहीं गाँव है। वो गाँव से पूछते हैं कि क्या सच में उसी ने आग लगाई? गाँव साफ मुकर जाता है, नहीं मैंने तो ये आग नहीं लगाई। और किसके बेस पर आप मुझसे ये क्वेश्चन कर रहे हो? क्योंकि आपके पास तो कोई सबूत भी नहीं है कि ये सब मैंने किया। मैं सुधरने की कोशिश कर रहा हूँ और आप दोबारा मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे। पात गांव के सारे फ्रेंड्स को भी बुला चुका था और उनकी अच्छी खासी पिटाई करके गांव को वार्न कर रहा था कि अगर उसने सच्चाई के बारे में नहीं बताया तो या तो वो आज जेल जाएगा नहीं तो फिर मारा जाएगा। अब पात की धमकियों की वजह से गांव थोड़ा सा डरने लगता है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत बनाता है और अपनी ही बात पर अटल रहता है। मैंने कहा ना ये आग मैंने नहीं लगाई। तब यहाँ पर रोज़ाना देखती है कि गांव बहुत ज़्यादा डरा है, तो उसे ऐसा लग रहा था कि पात के धमकी देने की वजह से गांव डर चुका है। इसी वजह से वो गांव के सपोर्ट में खड़ी हो जाती है और उल्टा पात से ही लड़ाई करने लगती है, ये कहते हुए कि हो सकता है तुम गलत हो, गांव सच कह रहा हो सकता है इसने आग नहीं लगाई। किस बेस पर तुम इस पर इल्ज़ाम लगा रहे हो? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जब सच्चाई के बारे में तुम्हें मालूम पड़ेगा तब कुछ एक्शन लेना। रोज़ाना का सपोर्ट मिलने पर गांव और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आ जाता है और वो अपनी ही बात पर अटल रहता है कि मैंने आग नहीं लगाई, जबकि आग उसी ने लगाई थी। पात को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि रोज़ाना एक तो उसकी साइड पर नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन उल्टा वो उसी से ही लड़ रही है। उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। इसी वजह से वो रोज़ाना को वार्न करता है कि वो उन दोनों के मैटर में इंटरफेयर ना करे, ये उसका और गांव का मैटर है। अब गांव की वजह से रोज़ाना और पात के बीच में फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है बातों ही बातों में। गांव को रियलाइज़ होता है कि इस वक्त जो रोज़ाना के साथ हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। एक तो उसने उसका सपोर्ट करी, अब उल्टा वो उसी की वजह से पात उस पर चिल्ला रहा है। तो इसी वजह से वो पात के सामने सच्चाई उगल देता है कि हाँ पात जो कह रहा है सच कह रहा है, गोदाम में आग लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ।
जिसकी वजह से पात का गुस्सा अब रोजाना पर डबल बढ़ जाता है कि देखा, मैंने कहा था ना कि आग उसने लगाई और तुम उसके सपोर्ट में खड़ी थी। सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा है, तुम इतनी बड़ी बेवकूफ कैसे बन सकती हो। लेकिन गाँव जाने से पहले रोजाना और पात के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके जाता है और सारा का सारा इल्जाम पात पर लगाकर जाता है कि पात के रूड बिहेवियर की वजह से उसे ऐसा करना पड़ा, जिसकी वजह से अब रोजाना और पात में गाँव के जाने के बाद भी फाइटिंग स्टार्ट थी और पात रोजाना को बहुत बुरा भला बोलता है, जिसकी वजह से रोजाना काफी हर्ट भी हो जाती है और वो वहाँ से रोते हुए चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग रोजाना फील्ड में गई हुई थी बट वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट थी। एक जगह खड़े होकर के वो रात वाले एक्सीडेंट के बारे में सोच रही थी, तब वहाँ पर एंट्री हो जाती है पूरब की। पूरब रोजाना से मिलने के लिए आया हुआ था, उसने अपना ट्रांसफ़र भी करवा लिया था रोजाना की वजह से। अब रोजाना को देख करके वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। रोजाना वहाँ पर पूरब को देखती है तो उसके दिल में इतनी चाहत होती है कि वो पूरब को जा कर के हक कर ले, बिकॉज़ वो उसका पहला प्यार है। लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल करती है क्योंकि इस वक्त वो पात की वाइफ बन चुकी है। पूरब उसे पूछता है कि क्या वो पात के साथ खुश है। रोजाना अपने आंसुओं को पूछते हुए झूठ बोल देती है कि हाँ, मैं पात के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। पूरब उसके आंसुओं को देख लेता और कहता है, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करो। इतना सुनते ही रोजाना अपने आप को रोक नहीं पाती और सडनली वो पात को हक करके सब कुछ उसे बता देती है। वैसे कहने और दिखाने के लिए पात तो ये शो करता है कि वो रोजाना से बहुत ज़्यादा नफरत करता है, लेकिन एक्चुअल में अब उसकी नफरत का लेवल थोड़ा थोड़ा कम हो रहा था और आज उसे रोज़ाना की फ़िक्र हो रही थी क्योंकि कल रात उसके और रोज़ाना के बीच में फाइटिंग जो हुई थी और मॉर्निंग से ही रोज़ाना दिखाई नहीं पड़ रही थी। लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो पूछे कि रोज़ाना कहाँ गई है। तब छाया उसे बता देती है कि उसने रोज़ाना को फील्ड की तरफ जाते हुए देखा। अगले सीन में पात को दिखाया जाता है जो कि फील्ड में आ चुका था। वो बंटी से पूछता है कि क्या उसने रोज़ाना को देखा है। बंटी स्माइल करता है और बता देता है कि रोज़ाना को उसने थोड़ी दूर पे देखा है। आगे दिखाया जाता है पूरब को, जो रोज़ाना को इस दलदल से बाहर निकालने की बातें कर रहा था और वो उसे ज़बरदस्ती वहाँ से लेकर के जा रहा था, जबकि रोज़ाना नहीं जा रही थी। तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है पात की। पात बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था जब वो पूरब और रोज़ाना को एक साथ देखता है। पात रोज़ाना से कहता है, ओह अच्छा, तो तुम इसी वजह से मुझसे डिवोर्स मांग रही थी ना, और पैसों की भी डिमांड कर रही थी ताकि तुम मुझसे छुटकारा पाओ और अपने इस आशिक के साथ यहाँ से रफू चक्कर हो जाओ। लेकिन इतना याद रखो, इतनी आसानी से मैं तुम्हें थोड़ी जाने दूंगा। आफ्टर ऑल तुम मेरी सर्वेंट हो और यूँ कहा जाए मैंने तुम्हें ख़रीदा है, तो इस बारे में भूलना बिल्कुल भी नहीं, और विदाउट माई परमिशन तो कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। पूरब पात को वार्न करता है कि वो उन दोनों का रास्ता छोड़ दे, नहीं तो पात के लिए बुरा होगा। पात कहाँ से सुनने वाला, ऑलरेडी वो तो एकदम साइको बंदा बिना किसी गलती पे रोज़ाना को इतना ज़्यादा पनिशमेंट और टॉर्चर करता है। खैर यहाँ पर दिखाया जाता है पात और पूरब दोनों के बीच में रोज़ाना को लेकर के फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। रोज़ाना उन दोनों को रोकने की कोशिश तो करती है लेकिन नाकाम रहती है। वो दोनों आपस में फाइटिंग कर रहे होते हैं और विनर रहता है पात। लेकिन जब वो रोज़ाना की तरफ अपना कॉन्सेंट्रेशन करता है तो सडनली पूरब उसे अरेस्ट कर लेता है और एक बार फिर से पात को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि रोज़ाना ये सब पूरब के साथ मिल करके जानबूझ करके कर रही है पात को रास्ते से हटाने के लिए। अगले सीन में पात को लॉकर में दिखाया जाता है जहाँ पर पूरब स्माइल करते हुए उसे टीज कर रहा होता है कि तुमने एक पुलिस ऑफिसर पर हाथ उठाया ना, तो देखो अब मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। इस जेल से तो मैं तुम्हें कभी बाहर आने ही नहीं दूंगा। तुमने रोज़ाना को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया ना, अब बारी तुम्हारी है। जिस पर पात कहता है, मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ, तो इतना याद रखना मैं ज़्यादा दिनों तक इस जेल में नहीं रहूँगा। तब वहाँ पर रोज़ाना आ जाती है पात से मिलने के लिए, जिस पर पात रोज़ाना को देखती सबसे पहले उसे वार्न करता है, चली जाओ यहाँ से, मेरी नज़र के सामने तो तुम रहना भी मत। अपने आशिक के साथ मिल करके तुम मुझसे बदला ले रही हो और बदला लेने के चक्कर में तुम इस हद तक गिर जाओगी, इसके बारे में मैंने सोचा ही नहीं था। जिस पर रोज़ाना कहती है, सच बताऊं पात, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मेरा इंटेंशन तुम्हें हर्ट करना नहीं था, और बात रही तुम्हें जेल में डालने के लिए तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और ये मैं प्रूव करके रहूँगी, तो मैं बहुत जल्द मैं यहाँ से निकलवा लूँगी। जिस पर पात कहने लगता है, झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे मालूम है अच्छे से कि अपने नए आशिक के साथ मिल करके तुमने ये सब किया है ना ताकि तुम मुझे रास्ते से हटा सको, लेकिन इतनी आसानी से मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा। अभी तुम्हें बहुत टॉर्चर करना है, तुमने मुझे लॉकअप में कैसे भिजवाया। रोज़ाना वहाँ से चली जाती है और अगली सीन में रोज़ाना पूरब के पास जाती है जहाँ पर वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो पात को लॉकअप से फ्री कर दे। जिस पर पूरब का कहना रहता है, इतनी आसानी से मैं उसे लॉकअप से फ्री नहीं करने वाला हूँ, उसने तुम्हें कितना ज़्यादा टॉर्चर किया और उसने एक पुलिस ऑफिसर पर हाथ उठाया, तो इसके लिए उसे जेल में सड़ना ही तो पड़ेगा। लेकिन रोज़ाना ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाह रही थी, वो किसी भी कंडीशन में पात को बाहर निकालना चाह रही थी। इसी वजह से वो पूरब से कह देती है कि पात उसका हस्बैंड है और एक वाइफ होने के नाते उसका फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने हस्बैंड की केयरिंग करे। जिस पर पूरब भी बोल उठता है, तो फिर मैं भी एक पुलिस ऑफिसर हूँ और एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते मेरे ऊपर भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, इस तरह मैं क्रिमिनल्स को बाहर नहीं निकलने दूंगा और पात को तो बिल्कुल भी नहीं।
पुलिस स्टेशन से जाने से पहले एक बार फिर से रोजाना पात से मिलने और उसे देखने के लिए आती है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो पात के सामने जाए, क्योंकि पात के सामने जब भी वो जाती थी तो पात उसकी खूब इंसल्ट करता था। इसी वजह से रोजाना की हिम्मत नहीं हुई। वो दूर से ही पात को खड़े होकर के देख लेती है और उसे प्रॉमिस करती है कि बहुत जल्द वो उसे यहाँ से फ्री करवाएगी। आगे दिखाया जाता है प्रज्ञा आंट और छाया दोनों को ही मालूम पड़ जाता है बंटी के थ्रू कि जिसने अरेस्ट किया उनके बॉस को वो कोई और नहीं, रोजाना का एक्स बॉयफ्रेंड है, जिसकी वजह से अब वो दोनों बंटी से और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे थे, लेकिन बंटी बहाना बना करके वहाँ से चले जाते हैं। आगे जब रोज़ाना पात के कपड़ों को निकाल रही होती है तो उसमें से पात की वाइफ की फ़ोटो मिलती है, लेकिन रोज़ाना उसे नहीं पहचान पा रही थी कि ये लड़की कौन है। इसी वजह से वो फ़ोटो को उसी ड्रॉ में रख देती है। आगे पात की मॉम आती है अपनी बहू से मिलने के लिए। वो रोज़ाना से मिल करके काफ़ी खुश हो जाती है और सबसे पहले तो वो रोज़ाना से सॉरी बोलती है पात की तरफ से कि इन दिनों में अगर पात ने उसके साथ कुछ भी ज़्यादती या कुछ भी उल्टा सीधा किया तो इसके लिए उसे माफ़ कर दिया जाए। खैर यहाँ पर पात की मॉम को दिखाया जाता है। वो रोज़ाना को बताती है कि पात पहले ऐसा नहीं था, कुछ गलत लोगों की वजह से पात ऐसा हो गया। उसके लाइफ में कुछ लोग ऐसे आए जिन्होंने उसकी लाइफ को चेंज कर दिया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम अब मेरे बेटे को अच्छे से संभाल लोगी। वैसे मुझे यहाँ काफ़ी टाइम हो गया और मैंने अभी तक पात को नहीं देखा। पात है कहाँ पर? मैं उससे मिलना चाहती हूँ। रोज़ाना नहीं बताती है कि पात इस वक्त लॉकअप में है, तो इसी वजह से वो झूठ बोल देती है कि पात किसी बिजनेस मीटिंग के लिए गया है, बहुत जल्द वो आ जाएगा। आगे ऑफिसर आता है जो पात को बताता है कि वो जेल से बाहर जा सकता है क्योंकि उसकी बेल हो चुकी है। पात बहुत ही ज़्यादा खुश था। जब वो बाहर निकलता है तब जब वो साइनिंग के लिए जाता है तब उसे मालूम पड़ता है कि उसे लॉकअप से आज़ाद करने वाला कोई और नहीं बल्कि पूरब है। पात पूरब से रीज़न पूछता है कि आखिर उसने उसे जेल से बाहर क्यों निकाला, जिस पर पूरब स्माइल करते हुए पात को कहता है एक्चुअली तुम्हें नहीं मालूम होगा ना कि प्यार क्या है। एक्चुअली मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ ना उसने मुझसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की, उसके रिक्वेस्ट पे मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने का मौका दे रहा हूँ। अदरवाइज़ अगर बात मेरी और तुम्हारी रहती ना तो सच बता रहा हूँ तुम्हें जेल में ही सड़ाता, कभी तुम्हें जेल से बाहर निकलने का मौका ही नहीं देता। तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है रोज़ाना की। रोज़ाना बंटी के साथ आई हुई थी और वो पात को बाहर देख करके काफ़ी खुश भी थी। वो अभी पात से बात करती उससे पहले पात बंटी को वहाँ से लेकर के जाने लगता है, जिस पर बंटी पात को रियलाइज़ करवाता है कि रोज़ाना भी उन लोगों के साथ जाने वाली, उसे भी साथ में ले लिया जाए। लेकिन पात बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था जब उसने पूरब की सारी बातों को सुना था, इसी वजह से वो अकेले चला जाता है। अगली सीन में पात और रोज़ाना को एक साथ दिखाया जाता है। पात रोज़ाना पर भड़का हुआ था। वो कहता है तुम्हें दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अच्छे से मालूम है तुम्हारी कैटेगरी क्या है। सिर्फ पैसों के लिए, चंद पैसों के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो। जिस पर रोज़ाना उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि वो जिस तरह से सोच रहे रोज़ाना ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन बात का कहना था तुम सारी लड़कियां एक जैसी होती हो, सब के सब पैसों के पीछे भागने वाली, पैसों की लालची हो। ओह शिट, मैं ये कैसे भूल गया, तुम्हारे लिए तो तुम्हारी प्रॉपर्टी वो पूरब है ना। तुमने ऐसा पूरब के लिए किया ना, जानबूझकर किया ना पूरब के लिए, क्योंकि तुम मुझे अपने रास्ते से हटाना चाहती हो और पूरब को अपनी लाइफ में एंट्री देना चाहती हो। मैं ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं दूंगा। और बात रही मुझे वहाँ से आज़ाद करने के लिए, तो कोई भी करवाता, मैं उसे पैसे देता। अब तुम भी मेरी सर्वेंट हो, गुलाम हो, और पैसों के पीछे तुम भागने वाली हो, तो क्या इतने पैसे तुम्हारे लिए काफ़ी रहेंगे। और ये कहते हुए वो एक बार फिर से रोज़ाना की इंसल्ट करते हुए उसके मुंह पे सारे पैसे उड़ा देता है, ये कहते हुए लो, हो सकता है इतने में तुम्हारी फैमिली और तुम्हारा पेट भर जाए। अब ये सारी बातें कह के वो तो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन उस वक्त रोज़ाना के दिल पे जो गुजर रही थी ना, वो सिर्फ और सिर्फ रोज़ाना ही समझ सकती थी। खैर, वो पात के सारे पैसों को कलेक्ट कर रही होती, ये कहते हुए कि तुम्हारे लिए शायद इन पैसों की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन जिनके पास नहीं है उनसे जा कर के पूछो इन पैसों की वैल्यू उनके लाइफ में कितनी ज़्यादा है। ये कहते हुए वो रोते हुए सारे पैसे समेट रही होती है। आगे पात अपनी वाइफ के ग्रेव पर आता है, ये कहते हुए कि उसने पैसों को कलेक्ट किया। मैं समझ रहा था कि वो अलग है तुमसे, लेकिन नहीं, वो भी तुम्हारी तरीके से है, पैसों की भूखी। अगले सीन में उरात की असिस्टेंट को दिखाया जाता है, जो उरात को भड़का रही होती है कि जितनी जल्दी हो सके ना उसे पात की लाइफ में एंट्री ले लेना चाहिए, वो भी परमानेंट वाली वाइफ बन करके। अगर उसने ज़्यादा टाइम लगाया तो हो सकता है उसका पत्ता साफ हो जाए और उसकी जगह पर रोज़ाना ये जगह ले ले। जिसकी वजह से उरात कहती है मैं तो ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं दूंगी, किसी भी कंडीशन में नहीं होने दूंगी। पात मेरा है और मेरा ही बनकर रहेगा, मैं किसी के साथ उसे शेयर नहीं कर सकती हूँ। जिस पर सिक्योरिटी उसे बोलती है कि फिर ठीक है, मेरे पास प्लान है। और अगली सीन में रोज़ाना को दिखाया जाता है जो अस्तबल में क्लीनिंग कर रही होती है। तब वहाँ पर आती है छाया। छाया कहती है कि क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। रोज़ाना मना करती है नहीं, रहने दो, मैं कर लूँगी। तब वहाँ पर एंट्री हो जाती है उरात की। उरात अपनी सिक्योरिटी के साथ आई हुई थी और वो जब रोज़ाना को एक अस्तबल में काम करते हुए देखती है तब उस पर स्माइल करती है और उसे कहती है एक काम करो, मेरे लिए घोड़ा तैयार करो, मुझे घोड़ों की सवारी करनी है।
रोज़ाना मना करती है, तुम्हारी कोई नौकर नहीं हूँ जो तुम्हारे रूल्स एंड रेगुलेशन को मैं फॉलो करूँ। अगर सवारी करनी है तो खुद जाओ, तैयार करो और खुद सवारी करो। तब वहाँ पर पाथ आ जाता है। पाथ रोज़ाना को और भी ज़्यादा टॉर्चर करना चाह रहा था। इसी वजह से वो कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड जो कह रही है तुम्हें वही करना पड़ेगा, उसका सारा काम करना पड़ेगा। मेरा कहना मतलब मेरी गर्लफ्रेंड का कहना, तो इसी वजह से तुम्हें औरात की सारी बातें माननी पड़ेगी। अगले सीन में औरात को दिखाया जाता है जो रोज़ाना को नीचे दिखाने का मौका बिल्कुल भी नहीं छोड़ती थी, और यहाँ पर वो उसे अपने पैरों की मसाज ले रही होती है और मैनिक्योर करने के लिए भी कह रही होती है। रोज़ाना कोई कच्ची खिलाड़ी थोड़ी है, वो भी शहर की पढ़ी लिखी लड़की है, वो भला ऐसा सब कुछ अपने साथ कैसे होने दे सकती थी। तो यहाँ पर वो औरात के पैर पर गरम गरम पानी डाल देती है, जिसकी वजह से औरात जल जाती है। और यहाँ पर औरात गुस्से में अपनी सेक्रेटरी से कहती है कि ये पानी इसके फेस पर फेंको। जब सेक्रेटरी पानी फेंकने के लिए आगे बढ़ती है, उसका पैर स्लिप हो जाता है, जिसकी वजह से वो सारा का सारा पानी उल्टा औरात के ही ऊपर गिर जाता है। औरात चिल्लाने लगती है सेक्रेटरी पे, क्या तुम में मैनर्स नहीं है। और इधर छाया और आंट प्रज्ञा दोनों हंस रहे होते हैं। सेक्रेटरी की ऐसी गलतियों को देख करके रोज़ाना भी अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाती और वो भी हंसने लगती है, जिस पर औरात को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो इस मौके का फ़ायदा उठाती है और अपनी सेक्रेटरी से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने के लिए कहती है। अब जब सेक्रेटरी और औरात दोनों एक साथ चिल्लाने लगते हैं, तब वहाँ पर पाथ को आना पड़ता है। सेक्रेटरी और औरात का मिशन रहता है किसी भी कंडीशन में रोज़ाना को यहाँ से बाहर भेजने के लिए। तो इसी वजह से वो लोग प्लानिंग के अकॉर्डिंग अपनी नौटंकी स्टार्ट कर देते हैं और सारा का सारा इल्ज़ाम रोज़ाना पे लगा देते हैं, ये कहते हुए कि उसने औरात की एक भी बात नहीं सुनी, उल्टा उसने उसके पैर को भी चलाया। पाथ तो मौके की तलाश में ही सिर्फ बैठा रहता है कि कौन सी गलती मिले और रोज़ाना पर वो भड़के। इसी वजह से वो रोज़ाना पर यहाँ पर भड़का हुआ था और साथ ये भी कहता है कि उसे औरात से माफ़ी मांगनी चाहिए, जो काम करने के लिए रोज़ाना बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। रोज़ाना का कहना था मैंने कुछ गलत नहीं किया, इसी वजह से मैं इस औरात से तो बिल्कुल भी माफ़ी नहीं मांगूंगी, ये मेरी कोई बॉस नहीं है। जिसकी वजह से अब औरात इमोशनली ब्लैकमेल करने लगती है पाथ को कि देखो ये कितनी बुरी है, मुझे जलाने के बाद भी ये मुझसे सॉरी नहीं बोल पा रही है। पाथ को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। इसी वजह से वो रोज़ाना को सडनली वहाँ से घसीटते हुए दूसरी जगह पर ले जाता है और रोज़ाना को वार्न करता है कि नेक्स्ट टाइम अगर उसने उसकी गर्लफ्रेंड औरात के साथ कुछ भी उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश की तो रोज़ाना के लिए ये अच्छा नहीं रहेगा। रोज़ाना भी पाथ से लड़ झगड़ पड़ती है, मैंने कहा ना मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी वजह से मुझे सॉरी बोलनी चाहिए, तो इसी वजह से किसी भी कंडीशन में मैं तुम्हारी उस गर्लफ्रेंड औरात से तो सॉरी कभी नहीं बोलूँगी। जिसकी वजह से अब पाथ गुस्से में आ जाता है और सडनली वो रोज़ाना का हाथ टाइटली पकड़ लेता है, ये कहते हुए तुम जो सोच रही हो ना कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और तुम अपने प्यार पूरब के पास चली जाओगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। औरात की सेक्रेटरी पाथ को वहाँ पर बुला कर लेकर आई थी, ये कहते हुए कि इस वक्त औरात को उसकी हेल्प की ज़रूरत है। ये सुन करके पाथ रूम के अंदर जाता है और पीछे से औरात की सेक्रेटरी डोर को लॉक कर देती है और खूब स्माइल करती है, क्योंकि उनकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम हो चुका था। आगे जब पाथ एंट्री लेता है तो वहाँ पर औरात थी, लेकिन टॉवल में, जिसकी वजह से पाथ वहाँ से जाने लगता है। औरात सडनली उसे हक कर लेती है, ओहो अब तो मत दूर भागो ना, तुम्हें अच्छे से मालूम है तुमसे कितना प्यार करती हूँ। पाथ औरात से उसके कपड़ों को चेंज करने के लिए कहता है, लेकिन औरात कहाँ सुनने वाली, उसके तो माइंड में बस प्यार ही प्यार था। इसी वजह से वो पाथ के साथ फ्लर्टिंग स्टार्ट कर देती है। पाथ वहाँ से जाना चाह रहा था, तभी वहाँ पर सडनली रोज़ाना की एंट्री हो जाती है, क्योंकि औरात के सेक्रेटरी ने उसे जानबूझ करके वहाँ पर भेजा था कि वो जाए और उन दोनों को एक साथ रोमांस करते हुए देखेगी तो खुद ब खुद हो सकता है इस जॉब से छुट्टी ले ले। लेकिन रोज़ाना ऐसे थोड़ी करने वाली, वो कपड़ों को लेती है और वहाँ से जाने लगती है। जब ये देखता है पाथ कि रोज़ाना कुछ भी रिएक्ट नहीं करी है, तो वो फिर से एक बार औरात के साथ मिल करके उसके साथ फ्लर्टिंग स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से रोज़ाना को सच में बुरा लगने लगता है। रोज़ाना रूम से बाहर निकलती है और इस चक्कर में वो औरात के पूरे कपड़े नहीं लेकर आती है, जिसकी वजह से पाथ बाहर निकलता है और रोज़ाना पर भड़का हुआ था कि औरात के पूरे कपड़े वो क्यों नहीं वॉश करी, जिस पर रोज़ाना भी उस पर भड़क पड़ती है, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर आई हूँ, किसी की सर्वेंट नहीं हूँ, जिसको जो करना है वो करे, और क्या मेरी यहाँ पर थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट नहीं हो सकती है। जिस पर बात करने लगता है, रिस्पेक्ट जैसी चीज़ तो तुम्हें देनी ही नहीं चाहिए, सिर्फ पैसों की भूखी हो, पैसों की लालची हो, पैसों की वजह से तुमने इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर भी साइन कर दिया कि तुम मेरे साथ 3 महीनों के लिए रहोगे। सच में इससे समझ में आ रहा है तुम्हें कितनी रिस्पेक्ट देनी चाहिए और कितनी नहीं देनी चाहिए। बात रोज़ाना को काफ़ी हर्ट भी करता है और उसे उल्टा सीधा भी सुनाता है। रोज़ाना हर्ट होती है और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। आगे दिखाया जाता है पाथ रोज़ाना के साथ जब इस तरह से सलूक करता है तो उसे भी अब अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों वो रोज़ाना को फिर भी टॉर्चर कर रहा था। नेक्स्ट सीन में सैंग को दिखाया जाता है। अब उसके लवली डॉटर औरात का आज बर्थडे है, इसी वजह से वो अच्छे से सेलिब्रेशन करना चाह रहा था, तो वो सारे लोगों को इन्वाइट कर चुका था। इवन वो तो विराट
और पूरब को भी इनवाइट कर चुका था। अब पूरब का ट्रांसफ़र यहाँ पर जल्दी हुआ था, तो इसी वजह से सैंग ने उसे इनवाइट किया था ताकि पूरब को वो अपनी गैंग में शामिल कर ले और वो कभी इलीगल काम करे तो पूरब उसके काम में अपनी नाक ना घुसाड़े। लेकिन पूरब साफ मना कर देता है कि इलीगल काम करने वालों की तो वो बैंड बजा देता है। इसी वजह से वो वहाँ से जाने लगता है। अब जबकि विराट भी एक पुलिस ऑफिसर है, लेकिन अच्छा वाला नहीं, बुरा वाला, वो हमेशा इलीगल काम करता है। तो सैंग के कहने की वजह से वो पूरब के पास चेक लेकर आता है। बॉस ने तुम्हें दिया है, अगर बॉस से तुम हाथ मिला लोगे तो इस तरह से तुम पर पैसों की बारिश होगी, अगर नहीं मिलाओगे तो हो सकता है गोलियों की बारिश होए। जिस पर पूरब उस चेक को फाड़ देता है ये कहते हुए, जाओ सैंग से कह दो और तुम्हारे बॉस से भी कि मैं उसकी धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ, और अगर इस एरिया में मेरे रहते इलीगल काम हुआ तो छोड़ूंगा नहीं तुम्हें भी। अगली सीन में रोजाना को दिखाया जाता है जो कि रेडी शेडी हो चुकी थी। अब सारे लोग मिल करके उरात के पार्टी में जाने वाले थे। जब बात देखता है कि रोजाना भी जा रही है तो मना कर देता है, जिस पर बंटी कहता है आप ही ने तो कहा था सब लोग चलेंगे। बात कहता है मैंने ये नहीं कहा था कि रोजाना भी जाएगी, रोजाना घर पर रहकर मेरे मॉम का कमरा साफ करेगी क्योंकि मेरी मॉम आने वाली है। अगली सीन में दिखाया जाता है जब बात जाता है तो उसकी मुलाकात पूरब से हो जाती है। पूरब पार्टी को छोड़ करके जा रहा था, बात उससे पूछता है कि क्या हो गया, जिस पर पूरब कहता है वो ऐसे लोगों की पार्टी में बिल्कुल भी आना नहीं चाहता है जहाँ पर लोग इस टाइप के हैं। वो रोजाना के बारे में पूछता है कि रोजाना उसके साथ क्यों नहीं है। बात कहता है रोजाना को जहाँ होना चाहिए इस वक्त वो वहीं है, तुम फिक्र मत करो। वीर भी उस पार्टी में आ चुका था। रोजाना को ना पकड़ के वो पास से पूछता है रोजाना कहाँ है, जिस पर बात कहते हैं रोजाना को बहुत ज्यादा काम था ना, इसी वजह से वो काम में बिजी थी, यहाँ पर उसे आने का मौका नहीं मिला। वीर को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। आगे पार्टी स्टार्ट होती है, तब वहाँ पर उरात की एंट्री होती है जो कि बहुत रेडी शेडी हुई थी और एकदम प्रिंसेस लग रही थी। इधर बेचारी रोजाना अपसेट बैठी हुई थी। तब वहाँ पर पात की मॉम की एंट्री होती है जो सबसे पहले रोजाना से उसकी कंडीशन के बारे में पूछती है और ये भी पूछती है कि पात कहाँ पर गया। रोजाना सब कुछ बता देती है, इवन रोजाना अपने पास्ट के बारे में भी सब कुछ बता देती है कि वो अनाथ है। उसकी मॉम ने जानबूझ करके पात के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया क्योंकि उन्हें पैसों की जरूरत थी। पात की मॉम से रोजाना झूठ नहीं बोल सकती थी, इसी वजह से वो उसने अपने बारे में सब कुछ सच सच बता दिया था। वो उनके पैरों में गिरकर माफी मांगती है। पात की मॉम सडनली रोजाना को हक कर लेती ये कहते हुए तुम्हारा पास्ट जो भी हो मुझे इससे मतलब नहीं है, इस वक्त तुम मेरी बेटी हो, मेरी बहू हो, मैं इसके बारे में अब और नहीं जानना चाहती हूँ। पात की मॉम रोजाना को आंसू पोंछने के लिए कहती है और उसे ड्रेस देती है कि जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें कहीं चलना है, जिसकी वजह से रोजाना रेडी होने लगती है। अगले सीन में उरात और उसके डैडी को दिखाया जाता है। दोनों की प्लानिंग बस इतनी थी कि किसी भी कंडीशन में उरात और पात की शादी हो जाए। अगर उरात और पात की शादी हो जाएगी तो इससे सैंग अपना इल्लीगल काम अच्छे से कर पाएगा, लेकिन उसकी प्लानिंग कहाँ तक चलने वाली थी ये तो देखने वाली बात थी। सारे के सारे लोग शॉक्ड में तो तब हो जाते हैं जब वहाँ पर एंट्री होती है रोजाना की पात की मॉम के साथ। इस बात पर उरात रोजाना पर बहुत ज़्यादा चिल्लाती है, तुम्हें यहाँ पर किसने इन्वाइट किया, जाओ यहाँ से। लेकिन पात की मॉम को देख करके उरात शांत हो जाती है क्योंकि उरात को ऐसा लगता है कि फ्यूचर में वही तो उसकी मदर इन लॉ बनने वाली है, इसी वजह से वो चुप हो जाती है। खैर यहाँ पर पात की मॉम को दिखाया जाता है जो भरी महफिल में बता देती है कि पात और रोजाना की शादी हो चुकी है और वो दोनों हस्बैंड वाइफ है। और इस बारे में जब उरात को मालूम पड़ता है तो केक कटिंग का फंक्शन तो छोड़ो, उसे अपने बारे में भी कुछ होश नहीं रहता है कि वो करे तो क्या करे। पात के पीछे वो हाथ धो करके नहीं बल्कि नहा धो करके पड़ी हुई है, लेकिन फिर भी अब पात उसे नहीं मिल पाएगा। वो एकदम से पागल हो जाती है और पार्टी छोड़ करके वहाँ से भाग आती है। खैर सैंग जाता है और अपनी बेटी को समझाता है, तुमने मुझे बताया था ना कि पात रोजाना को एकदम नौकरों जैसा ट्रीट करता है, फिक्र मत करो, उन दोनों के बीच में प्यार नहीं है और किसी न किसी कंडीशन में मैं तुम्हारी और पात की शादी करवा कर रहूँगा, प्रॉमिस करता हूँ मेरी डॉटर। जिस पर अब उरात को थोड़ी सी तसल्ली फील होती है। खैर तभी उससे मिलने के लिए विराट आता है। विराट जब यहाँ पर उरात को देखता है अकेले तो उसकी बॉडी को देखते ही उसकी नीयत फिसल जाती है और उसकी बॉडी को अजीब तरीके से टच करने लगता है, जिसकी वजह से उरात बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। एंड देन वो विराट को उसकी औकात बताती है कि इस वक्त वो उसी के घर पर है और वो उसी के साथ फ्लर्टिंग कर रहा है। खैर यहाँ पर विराट को दिखाया जाता है सडनली अपने माइंड का यूज़ करते हुए वो उरात से कहता है, मैं तो यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया था, हाँ अगर तुम चाहो कि मैं तुम्हारी हेल्प ना करूं तो मैं नहीं करूंगा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जिस पर विराट पूछने लगती है कि बताओ कौन सी हेल्प करनी है। विराट बोलता है, तुम बस बात को अपनी लाइफ में देखना चाहती हो ना, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा अगर तुम हेल्प लेना चाहो। अगली सीन में दिखाया जाता है पात अपनी मॉम्स पे भड़का हुआ था कि उन्हें क्या ज़रूरत थी पार्टी में इस तरह अनाउंस करने के लिए कि रोज़ाना उसकी वाइफ है। जिस पर पात की मॉम उसे समझाती है कि अगर उसने रोज़ाना को उसका हक नहीं दिया तो उसके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा होएगा। एंड देन उसकी मॉम उसे छोड़ करके चली जाएंगी। पात सब कुछ खो चुका है लेकिन वो अपनी मॉम को नहीं खोना चाहता है बिकॉज वो अपनी मॉम से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। इसी वजह से वो अपनी मॉम के सामने उनकी हाँ में हाँ मिला लेता है, ठीक है मैं अब से रोज़ाना की केयर करूँगा। आगे वीर रोज़ाना को उसके घर पर ड्रॉप करने के लिए आया था। जब उसे भी मालूम पड़ा था कि रोज़ाना और पात की शादी हो चुकी है और वो दोनों हस्बैंड वाइफ है
धक्का तो उसे भी लगा था बिकॉज वो भी रोज़ाना से प्यार करता था। खैर यहाँ पर वो रोज़ाना से कहता है, मैंने तो कितना सब कुछ सोच कर आया था कि मैं तुम्हारे साथ पार्टी में खूब इंजॉय करूँगा, डांस करूँगा, लेकिन सब कुछ फ्लॉप हो गया। वो अपसेट था। रोज़ाना उसके फेस पे स्माइल लाना चाह रही थी, इसी वजह से वो कहती है, तो क्या हो गया, हम दोनों यहाँ पर डांस कर सकते हैं। जिस पर वीर कहता है, यहाँ पर डांस विदाउट म्यूज़िक, हाउ इज़ दिस पॉसिबल। जिस पर रोज़ाना स्माइल करते हुए वो वीर को कहती है, बस तुम मेरे साथ डांस तो करो, देखना सॉन्ग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम दोनों का डांस भी हो जाएगा। वीर के लिए ये काफ़ी अच्छा मौका था। वो रोज़ाना के साथ डांस करना स्टार्ट करता है और दोनों एक दूसरे के साथ डांस करते हुए बहुत सारी बातें करते हैं और दोनों के बीच में फ्रेंडशिप वाली बात हो जाती है। तब वहाँ पर एंट्री होती है पात की। पात रोज़ाना और वीर को एक साथ देख लेता है। वीर रोज़ाना को गुड बाय बोलता है कि अब पात आ चुका है, उसे जाना चाहिए। वो वहाँ से चला जाता है। आगे पात को दिखाया जाता है, वो रोज़ाना के पास आता है और इस पर भड़का हुआ था बिकॉज उसने उन दोनों को एक साथ डांस करते हुए देख लिया। तब यहाँ पर वो रोज़ाना से कहता है, और कितनों को फंसाओगी, वीर को भी तुम नहीं छोड़ रही हो, जबकि अच्छे से जानती हो कि वो मेरा दोस्त है। जिस पर रोज़ाना कहती है, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वहाँ पर दिखाया जाता है पात की मॉम भी आ चुकी थी। रोज़ाना इशारे में पात को बताती है कि उसकी मॉम पीछे खड़ी हुई है। यहाँ पर पात अपनी मॉम को खुश देखना चाह रहा था। देन वो नौटंकी करना स्टार्ट कर देता है कि वो रोज़ाना से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसके साथ डांस करना स्टार्ट करता है। डांस तो दोनों के बीच में हो रही थी, लेकिन फाइटिंग वाली, दोनों आपस में बातें करके फाइटिंग कर रहे होते। जहाँ पर पात रोज़ाना से कहता है, याद रखना तुमने अपनी इस भोली सी शक्ल से और मेरी मॉम को तो उल्लू बना दिया, क्योंकि मेरी मॉम ने सब कुछ बता दिया है कि तुमने उनसे क्या कहा है। इनोसेंट बनने का नाटक करियो ना, लेकिन याद रखना तुम सिर्फ मेरे मॉम को उल्लू बना सकती हो, मुझे नहीं। मुझे अच्छे से मालूम है तुम किस कैटेगरी की लड़की हो। पात नोटिस करता है कि उसकी मॉम तो वहाँ से जाने का नाम नहीं ले रही। इसी वजह से वो रोज़ाना को किस कर लेता है ताकि मॉम चली जाए। मॉम जब देखती है कि उन दोनों के बीच में किस स्टार्ट हो गए तो वो खुद भी वहाँ से चली जाती है और इस चक्कर में रोज़ाना के हाथों से पात को मार भी पड़ती है कि उसकी हिम्मत भी कैसे हुई उसे किस करने के लिए। पात उसे टॉर्चर करता है ये कहते हुए, मेरी मॉम के सामने अब कभी दोबारा बेचारी या इनोसेंट बनने की कोशिश मत करना, क्योंकि शायद मैं अब तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। लेकिन हाँ, मेरी मॉम के लिए तुम्हें नाटक करना पड़ेगा कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है। रोज़ाना भी ये काम करने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि वो भी पात की मॉम से काफ़ी प्यार करती है और उन्हें दुख में नहीं देख सकती। आगे पात की मॉम रोज़ाना को नाइट में उनके पास बुलाती है और कहती है, देखो मैंने पात को तो सब कुछ समझा दिया है, तुम्हें समझाने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरी अच्छी वाली बहू हो, तुम्हें समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तुम खुद ही समझदार हो। इसी वजह से आज से तुम और तुम्हारा सारा सामान पात के रूम में रहेगा और आज से तुम पात के ही रूम में रहोगी। रोज़ाना पात के रूम में जाने से मना कर देती है, जिस पर मॉम उसे इमोशनली ब्लैकमेल करती है कि तुम मेरी प्यारी वाली बेटी हो, क्या मेरा कहना नहीं मानोगी। जिस पर रोज़ाना को मानना पड़ता है। आगे पात शावर ले रहा था और रोज़ाना डोर पर खड़ी थी बिकॉज पात की मॉम ने ज़बरदस्ती उसे वहाँ पर खड़ा किया हुआ था और वो अपने सामान के साथ थी। जब पात देखता है तो वो शैडो भी देख लेता है कि मॉम और सर्वेंट सब खड़े हैं, तो इसी वजह से वो कोई भी सीन क्रिएट नहीं करना चाह रहा था। वो रोज़ाना को ज़बरदस्ती अपने रूम में घसीट लेता है। रोज़ाना अब बहुत बुरी तरीके से डर रही थी, क्योंकि पात आए दिन उसे टॉर्चर करता था। अब तो वो उसके रूम में भी आ चुकी थी, वो उसे और कितना ज़्यादा टॉर्चर करेगा, यही सारी बातें सोच करके वो डर रही होती है। वो अपना सामान नहीं छोड़ रही थी, जिसकी वजह से पात ज़बरदस्ती ले लेता है। क्या इसे लेकर ही सोती रहोगी, दो मुझे, ये कहकर वो साइड में रख देता है। आगे वो रोज़ाना के लिए बेड को सही से कर रहा होता है। रोज़ाना डर रही होती है, पता नहीं ये साइको मेरे साथ क्या करने वाला है। वो वहाँ से भागने लगती है, जिस पर पात उसे पकड़ लेता है। मैंने तुमसे कुछ कहा था, मेरी मॉम को ज़रा भी हर्ट नहीं करना, इसी वजह से मेरी मॉम जो कह रही है तुम्हें वो करना पड़ेगा। आगे दिखाया जाता है पात की मॉम ने सर्वेंट और बंटी दोनों को ही काम पर लगाया था कि वो पात के रूम पर नज़र रखे ताकि पात रोज़ाना को रूम से बाहर ना निकाल पाए, और दोनों अच्छे से अपना काम कर रहे होते हैं। रोज़ाना बहुत बुरी तरीके से डर रही थी पात को अपने सामने देख करके, इसी वजह से वो फटाफट पिलो उठाती है और काउच पे जा करके सोने लगती है। वो ब्लैंकेट ओढ़ चुकी थी, अब वो सोने वाली थी। जिस पर पात कहता है, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है मेरी मॉम ने यहाँ पर तुम्हें क्यों भेजा है, जल्दी उठो और बेड पर जाओ। रोज़ाना मना करती है। पात ज़बरदस्ती उसे उठाकर लेके जाने लगता है। मैंने कहा ना, अगर मेरी मॉम तुम्हारी वजह से ज़रा भी हर्ट हुई या उन्हें कुछ भी हुआ तो याद रखना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इसी वजह से अभी नॉर्मली कह रहा हूँ, जाओ यहाँ से, बेड पर सो। रोज़ाना डर चुकी थी। पात के कहने की वजह से वो बेड पर चली जाती है और अपने आप को अच्छी तरीके से कवर करके सो जाती है। और यहाँ पर पात को दिखाया जाता है, वो काउच पर सो जाता है। अब वो नींद में ब्लैंकेट को फेंक देता है, लेकिन रोज़ाना उस वक्त जगी हुई थी। वो देखती है कि पात ने ब्लैंकेट को फेंक दिया है, इसी वजह से वो जाती है और पात को ब्लैंकेट से कवर करती है। वो जब पात को ब्लैंकेट से कवर करी होती है तब उसे देखती है और कहती है, ये सोता हुआ कितना ज़्यादा शांत लगता है, काश ये उठने के बाद भी ऐसा ही होता। वो आगे कुछ और बोल पाती, उससे पहले पात टर्न हो जाता है, जिसकी वजह से रोज़ाना को लगता है कि पात उठ जाएगा।
इसी वजह से वो सडनली जाती है और बेड पर सो जाती है और साथ ही उसे साइको भी बोलती है। रोजाना के सोने के बाद पात उठता है क्योंकि उस वक्त वो जग रहा था जब रोजाना उसे ब्लैंकेट से कवर कर रही थी। पात उठता है और रोजाना को देख करके स्माइल करने लगता है। सडनली उसे रियलाइज होता है कि वो रोजाना की बातों पर हंस रहा है, जिसकी वजह से वो वापस से अपना खड़ूस वाला फेस बना लेता है एंड देन उसके बाद वो वहीं पर सो जाता है। पात उठता है तो देखता है रोजाना वहाँ पर नहीं है, लेकिन उसके रूम की हालत अब पहले से बेटर हो चुकी थी। सारी चीज़ें परफेक्ट जगह पर रखी हुई थी, रूम की सफाई भी हो चुकी थी, उसके लिए कॉफ़ी और टी भी वहाँ पर आ चुकी थी जो कि पात पीता था। वो देखता है कि उसके रूम की हालत इस तरह से हो गई है तो उसे खुश होने के बजाय उल्टा रोजाना पर गुस्सा करने लगता है। रोजाना ने उसके कपड़े भी निकाल दिए थे, वो अपने कपड़ों को लेकर जाता है और रोजाना के ऊपर फेंक देता है। मैंने तुम्हें मेरे रूम में आने के लिए परमिशन दिया है, ना कि मेरे रूम की चीज़ों को छूने के लिए। याद रखना तुम मेरी सर्वेंट हो, मेरे रूम में आने के बाद हक जताने की कोशिश मत करना। जिस पर रोजाना कहने लगती है तो ऐसे ही समझ लो, एज अ सर्वेंट मैंने तुम्हारे रूम की क्लीनिंग की है, बस इतना ही से तो काम किया, तो इसमें तुम्हें इतना ज़्यादा भड़कने की ज़रूरत ही क्या है। पात गुस्सा करने लगता है, मेरी मॉम की वजह से मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ, वरना मैं तुम्हें अपने रूम में पाँव भी ना रखने दूँ। रोजाना को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि उसने एक तो अच्छा काम किया, ऊपर से पात उस पर इतना भड़का हुआ है। वो भी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वहाँ से जाने लगती है। पात रोजाना को वार्न करता है कि नेक्स्ट टाइम वो उसके कमरे की चीज़ों को बिल्कुल भी हाथ ना लगाए। आगे जब पात वॉशरूम में आता है तो वो देखता है कि उसके ब्रश पे टूथपेस्ट तो लगा कर रखा गया है। वो समझ जाता है कि ये रोजाना का काम है। अब उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वो अपने ब्रश को उठाता है और गुस्से में उस ब्रश को फेंकने वाला रहता है, लेकिन सडनली पात के साथ अचानक से क्या होता है, वो स्माइल करने लगता है क्योंकि अब रोजाना की हरकतें धीरे धीरे उसे भी अच्छी लगने लगती है। इधर रोजाना को याद आता है कि पात के ब्रश पर उसने ऑलरेडी टूथपेस्ट लगा दिया है, तो उसका दिल तो बैठा जा रहा था ये सोचते हुए कि पता नहीं वो साइको अब उस पर कितना ज़्यादा भड़कने वाला है। वो बहुत बुरी तरीके से डर चुकी थी और इधर पात स्माइल करके ब्रश कर रहा होता है और ब्रश करते हुए रात वाले सीन को याद कर रहा था जब रोजाना उसे ब्लैंकेट से कवर कर रही थी और उसे कह रही थी कि सोते हुए कितना ज़्यादा शांत लगता, काश उठने पर भी ये इतना ही शांत होता है। अगली सीन में दिखाया जाता है रोजाना को, वो ब्रेकफास्ट बना रही होती है पात के लिए। इतना सब कुछ होने के बाद भी रोजाना सच में दिल की बहुत ही अच्छी है। किचन में आंट प्रज्ञा की एंट्री होती है। अब जबकि उन्हें मालूम पड़ चुका था कि रोजाना कोई मामूली लड़की नहीं है, उन्हीं की बॉस की वाइफ है। देन वो अपने पास्ट में होने वाली गलतियों के लिए रोजाना से माफ़ी मांगती है। रोजाना माफ़ कर देती है ये कहते हुए मैंने कभी आपकी बातों को बुरा माना ही नहीं। अगली सीन में उरात को दिखाया जाता है जो अपनी सेक्रेटरी के साथ पात के घर पर आई हुई थी और यहाँ पर वो आंट प्रज्ञा को अपने गैंग में शामिल करती है और उनसे अपने काम निकलवाने की कोशिश करती है। इसी वजह से वो उन्हें बहुत सारा अमाउंट भी देती है जिस पर आंट प्रज्ञा खुश हो जाती है। उरात के सेक्रेटरी उरात को बोलती है कि अगर वो पात की लाइफ में एंट्री लेना चाहती है और रोजाना को बाहर करना चाहती है तो इसके लिए उसे कुछ ना कुछ तो प्लानिंग करनी पड़ेगी। उरात अपने सेक्रेटरी से कहती है तुम मेरी सेक्रेटरी हो, ये काम तो तुम्हें करना चाहिए, प्लानिंग बनाओ, बाकी काम तो मैं करूँगी। अगली सीन में दिखाया जाता है अब ब्रेकफास्ट के लिए जब पात आता है तो उसे मालूम पड़ता है कि उसका ब्रेकफास्ट किसी और ने नहीं रोजाना ने बनाया है, लेकिन इस बार वो वैसा नहीं करता है जैसे फर्स्ट टाइम उसने किया था। रोजाना का बनाया हुआ फर्स्ट टाइम खाना उसने फेंक दिया था, बट यहाँ पर अब वो रोजाना को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा लाइक करने लगा था। इसी वजह से वो इस बार रोजाना का खाना फेंकता नहीं है और खाने के लिए बैठ जाता है। तब रोजाना फ्लावर्स को सेट करके वहाँ पर लाती है, टेबल पर रखती है एंड देन वो भी खाना स्टार्ट करती है। तब पात उससे पूछता है कि उसने पहले क्यों नहीं खाना खाया, जिस पर रोजाना का कहना था कि मैं तुम्हारे आने का वेट कर रही थी, सोचा साथ में करेंगे क्योंकि मॉम घर पर है और उन्हें मालूम पड़ेगा तो शायद उन्हें बुरा लगेगा। जिस पर पात रोजाना से कहता है मेरा वेट करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जब भूख लगे तुम खाना खा लिया करना। जिस पर रोजाना बोल पड़ती है पात से कि भला सर्वेंट बॉस से पहले खाना खाती है नहीं ना, इसलिए आप पहले खाना खा लिया करना, उसके बाद मैं खाना खाऊंगी। और खाने को लेकर के दोनों के बीच में काफ़ी नोकझोंक होने लगती है। तब वहाँ पर उरात की एंट्री होती है। उरात आती है, रोजाना उसे भी खाना खाने के लिए कहती है, जिस पर उरात कहती है वो तो मैं खा लूँगी, लेकिन इस वक्त मुझे पास से बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, तो इसके लिए तुम यहाँ से चली जाओ, यही तुम्हारे लिए बेटर रहेगा। रोजाना को बुरा लगता है क्योंकि अभी तक उसने पूरा खाना फिनिश नहीं किया था, लेकिन फिर भी वो उठ करके वहाँ से जाने लगती है। पात भी पूरी तरीके से ब्रेकफास्ट नहीं करते और वहाँ से उठकर जाने लगता है। उरात उसे रोकती है और कहती है पात तुमने उस लड़की से शादी कर ली और इसके बारे में मुझे बताया ही नहीं, आखिर क्यों ऐसा। जिस पर पात कहता है उरात से कि वो उसके मैटर में इंटरफेयर ना करे, वो जस्ट एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है और कुछ भी नहीं, वो उससे प्यार नहीं करता है। अब उरात को बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगता है कि कहीं वो पात को खो ना दे। तब सेक्रेटरी उसे प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम करने के लिए कहती है, जिस पर उरात रेडी हो जाती है और अपने प्लानिंग में प्रज्ञा आंट को भी इन्वॉल्व करती है। प्रज्ञा आंट भी उन दोनों को सपोर्ट करने के लिए रेडी हो जाती है। तब उरात उनसे पूछती है कि रोजाना इस वक्त कहाँ मिलेगी। प्रज्ञा आंट बता देती है कि इस वक्त फील्ड में मिलेगी। अगली सीन में उरात को दिखाया जाता है, वो जाती है रोजाना के पास, रोजाना फ्लावर्स को सेट कर रही होती है। पहले तो
उरात बहुत ही नॉर्मली अंदाज में उससे बात करती है और बड़ी ही प्यार से कहती है कि वो पात की लाइफ से बाहर निकल जाए, जिस पर रोजाना उरात को समझा देती है कि इस वक्त वो चाह कर भी पात की लाइफ से दूर नहीं हो सकती है। उरात को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। अपनी लाइफ में उसने कभी ना नहीं सुना था, क्योंकि उरात बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करती है। उसने जिस चीज पर हाथ रखा उसके डैड ने उसके लिए ला कर दिया, और बात तो यहाँ पर उसके प्यार की थी, तो इसी वजह से वो पीछे हटने वालों में से नहीं रहती है। वो रोजाना पर गुस्सा करती है और बिल्लियों की तरह उस पर झपट पड़ती है। अगले सीन में दिखाया जाता है बंटी को। बंटी जाता है और पात को सब कुछ बता देता है कि बॉस, फील्ड में 2 जंगली बिल्लियां लड़ रही हैं। एक तो हमारी क्यूट वाली रोजाना है और दूसरी वो साइको उरात है, जल्दी चले। इधर उरात गुस्से में पागल हो जाती है और रोजाना के सेट किए हुए फ्लावर्स उसी के ऊपर फेंकने लगती है और उसे थप्पड़ मारने की कोशिश करती है, लेकिन रोजाना सडनली उसका हाथ पकड़ लेती है, जिससे उरात को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। वो उसे थप्पड़ जस्ट मारने वाली रहती है, तब वहाँ पर एंट्री हो जाती है पात की। पात उसे रोक लेता है ये कहते हुए, मुझे लग रहा है आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है उरात, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। उरात को बहुत ही ज्यादा गुस्सा लगता है कि पात इस वक्त उस लड़की को प्रोटेक्ट कर रहा है। वो गुस्से में रोजाना पर फ्लावर फेंकती है मारने के लिए, लेकिन गलती से पात को लग जाता है और पात के सर पे चोट लग जाती है। ब्लड भी निकलना स्टार्ट हो जाता है। उरात को अपनी गलती का रियलाइज होता है। वो पास से कहने लगती है, मेरा इंटेंशन तुम्हें हट करना नहीं था, मैं तो बस उस रोजाना को मारने जा रही थी। सॉरी, तुम्हें लग गया, आई एम सॉरी। पात उसे कहता है, मेरा ख्याल है आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है उरात, तुम्हें घर जाकर के रेस्ट करना चाहिए। उरात तो गुस्से में थी, लेकिन इस वक्त वो और क्या करती। गुस्से में वो अपनी सेक्रेटरी को लेती है और वहाँ से चली जाती है। रोजाना से पात की चोट बर्दाश्त नहीं होती है। दिन वो उसकी केयरिंग करने के लिए मेडिसिन लेकर आती है और अप्लाई करने लगती है। पात मना करता है, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। रोजाना कहती है, हाँ मालूम है, तुम जैसे साइको को कहाँ किसी की जरूरत पड़ेगी, अपना एटीट्यूड ही लेकर के तुम घूमते हो। खैर कोई बात नहीं, मैं एक सर्वेंट हूँ ना, तो एज अ सर्वेंट मैं अपने बॉस की केयरिंग कर रही हूँ, बस इतना तो कर सकती हूँ। पात रोजाना से कहता है, ठीक है, लेकिन मेडिसिन को अच्छे से अप्लाई करना, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा जलती है। उस वक्त रोजाना को काफ़ी हंसी आती है। सच में तुम्हें इस मेडिसिन से डर लगता है? पात कहता है, मुझे इस मेडिसिन से डर नहीं लगता, बस ये थोड़ी जलती है, अच्छे से अप्लाई करना। जिस पर रोजाना कहती है, जब मुझे टॉर्चर करते हो क्या उस वक्त डर नहीं लगता है जितना तुम्हें इस मेडिसिन से लग रहा है? पात को गुस्सा आता है। रोजाना वहाँ से जाने लगती है उसकी केयरिंग करके, तो सडनली पात उसे अपने बाहों में घसीट लेता है। अब वो उसके साथ कुछ और करता, उससे पहले वहाँ पर वीर की एंट्री हो जाती है। वीर उन दोनों को इस तरह से देख करके उसे काफ़ी हर्ट तो होता है, लेकिन फिर भी वो कहता है, शायद मैं गलत टाइम पर आ गया। वीर जाने लगता है। रोजाना उसे रोकती है ये कहते हुए, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, क्या 2 मिनट के लिए तुम मुझसे बात कर सकते हो? वीर हाँ बोलता है। अगली सीन में दिखाया जाता है रोजाना और वीर दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। रोजाना वीर से सॉरी बोलती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मेरा इंटेंशन कभी तुम्हें हर्ट करना नहीं था, मैंने तुमसे झूठ बोला कि मैं यहाँ पर सर्वेंट हूँ, लेकिन अब जबकि सच्चाई तुम्हारे सामने आ गई है तो तुम तो जान चुके हो कि मैं कौन हूँ। जिस पर वीर कहता है, अगर तुम मुझे पहले बता देती तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और अभी बता रही हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, हमारी फ्रेंडशिप तो वैसी रह जाएगी ना। जिस पर रोजाना स्माइल करने लगती है, क्योंकि सच में वीर की फ्रेंडशिप अब उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हो गई थी, और दूर से खड़ा पात देख करके काफ़ी जला भुना जा रहा था। आगे वीर को दिखाया जाता है जो पात को समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो रोजाना को इस तरह से टॉर्चर ना करे, वो उसे उसकी वाइफ होने का हक दे, क्योंकि रोजाना एक अच्छी लड़की है। जिस पर पात का कहना रहता है, तुमने सिर्फ रोजाना की फ्रेंडशिप देखी है, बाकी और कुछ नहीं देखा है। वो एक नंबर की चालाक लड़की है और पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। पैसों के लिए तो उसने मुझसे शादी की है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट पे। जिस पर वीर कहता है, तुम्हें सच में इस तरह से समझ में नहीं आएगा, तुम्हें जो चीज़ रहती है तुम अपनी आंखों से देखने के बाद ही ट्रस्ट करते हो। खैर चलो, मैं आज तुम्हें रोजाना के बारे में कुछ दिखाता हूँ। और ये कहते हुए वो पात को ज़बरदस्ती फील्ड में ले जाता है, जहाँ पर रोजाना वर्कर के साथ बहुत ही अच्छे से बात कर रही होती है और उन्हें फील्ड के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही थी। तब वीर कहता है, क्या इतना सब कुछ देखने के बाद भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि रोजाना एक अच्छी लड़की है? जिस पर पात कहता है, मेरी थिंकिंग अभी वही है, रोजाना अच्छी लड़की नहीं है। जिस पर वीर कहता है, तुम्हारी वाइफ की तरह सारी लड़कियां नहीं होती हैं, अपनी वाइफ की गलती की सजा किसी और को मत दो, रोजाना अच्छी लड़की है। पात गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वीर अकेले खड़ा रोजाना को देख रहा था। अगर तुम्हारी मुलाकात पहले पात से नहीं हुई होती तो शायद आज मैं तुम्हारी लाइफ में होता। उसके अगले सीन में पात को हम उसके वाइफ के ग्रेव पर देखते हैं। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। वो जब भी गुस्से में रहता है अपनी वाइफ के ग्रेव पर जरूर जाता है, और आज भी वो काफी गुस्से में था, इसी वजह से गया था। रूमी ने ठान लिया था कि किसी भी कंडीशन में उसे अपना प्यार पूरब चाहिए, और उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़ेगा, वो करने के लिए तैयार है। इसी वजह से वो पूरब के साथ गांव में ही सेट होने के लिए आ गई थी। पूरब मना करता है, यहाँ पर तुम नहीं रह पाओगी, तुम शहर की लड़की हो। जिस पर रूमी कहती है, क्यों, मैं क्यों नहीं रह सकती हूँ? यहाँ पर रोजाना भी तो रहती है ना, तो मैं भी रह जाऊंगी। तुम्हारा प्यार हासिल करने के लिए और इसे पाने के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े मैं हर वो काम करूंगी। और ये कहते हुए वो उसके साथ फ्लर्टिंग स्टार्ट कर देती है। इवन वो तो उसे किस करने का भी ट्राई करती है। पूरब दूर हट जाता है और रूमी से शार्प शब्दों में कह देता है,
मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। मेरे दिल, दिमाग और मेरी बॉडी पर सिर्फ और सिर्फ रोजाना का हक है। इसके अलावा मैं किसी लड़की को परमिशन नहीं देता हूँ। रूमी को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। वो गुस्से में पूरब से कहती है, क्यों, क्या रोजाना मुझसे अच्छी है? वो मुझसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अगर वो अच्छी होती ना तो तुम्हारा प्यार ठुकरा करके पात से वो शादी नहीं करती। वो सिर्फ पैसों के लिए मर रही है और इसी वजह से तो उसने पात से शादी कर ली है। वो अपनी लाइफ में खुश है, तुम भी अपनी लाइफ में खुश रहना सीखो। लेकिन पूरब उसे कहता है, तुम्हें जो कहना है कहो, मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि मैं रोजाना को पसंद करता हूँ और उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकता हूँ। बात अगर पात और रोजाना की शादी की है तो उसके पीछे क्या है ये मैं पता लगा कर रहूँगा। रूमी पूरब को धमकी देती है कि अगर उसने उसके प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया तो वो सुसाइड कर लेगी। पूरब रूमी को वहाँ से जाने के लिए कह देता है। रूमी गुस्से में कार को बहुत ज़्यादा स्पीड से चला रही होती है, जिसकी वजह से आगे चलकर उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन कुछ खास चोट उसे नहीं लगती है। अगली ही सीन में रूमी को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। मॉम को जब मालूम पड़ता है तो वो रूमी से मिलने के लिए विलेज में आ जाती है। रूमी पूरब के प्यार में पागल हो चुकी थी, यहाँ तक कि वो सुसाइड करने की कोशिश भी करती है। रूमी की मॉम उसे हैंडल करती है और यहाँ तक कि वो रूमी को एक थप्पड़ में मार देती है, ये कहते हुए, क्या तुम रोजाना के सामने ये शो करना चाहती हो कि तुम उससे हार गई हो? बिल्कुल भी नहीं। अगर रोजाना की वजह से तुम अपनी लाइफ में खुश नहीं रह सकती हो तो तुम्हें भी उसकी सारी खुशियों को छीन लेना चाहिए। अब रूमी को ऐसा लगने लगता है कि मॉम उसकी सही कह रही है। सच में रोजाना की वजह से तो पूरब उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। देन वो फिर अपनी मॉम की बातों में आ जाती है और कहती है, ठीक है मॉम, अब से मैं वही करूँगी। रोजाना ने मेरा सब कुछ छीना है ना, मैं उसकी हर एक चीज़ छीन लूँगी, उसे कहीं का नहीं छोड़ूंगी। नाइट का सीन दिखाया जाता है। रोजाना सो रही होती है। वो अपने डैड के रिलेटेड बड़बड़ा रही थी कि डैड कुछ भी हो जाए मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तब बात उसे बड़बड़ाते हुए सुनता है। वो उसके क्लोज आता है तो वो सुनता है कि रोजाना अपने डैड के रिलेटेड बड़बड़ा रही है। वो वहीं पर रुक जाता है। वो रोजाना का हाथ पकड़ लेता है। रोजाना भी उसके हाथ को टाइटली पकड़ लेती है। अब बात उसे ब्लैंकेट उड़ा करके वहाँ से जाने वाला रहता है, लेकिन रोजाना ने उसके हाथ को टाइटली पकड़ लिया था। इसी वजह से पात को भी वहीं पर सोना पड़ता है। तो अगली मॉर्निंग में जब ये दोनों उठेंगे तो कौन सा हंगामा क्रिएट होगा ये देखने के लिए अगले पार्ट को जरूर देखें।